जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज एक और नए वीडियो में, जिसमें बच्चों हम बात करेंगे एक ऐसे सर्किट के बारे में जिस सर्किट में आपका रेजिस्टेंस भी हो और इंडक्टेंस भी हो। मतलब एक ऐसे सर्किट जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों लगे हों। उस परिपथ में, उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस आगे होगा या आपका करंट पीछे होगा, क्या कंडीशंस होंगी, वहाँ पर फेज डिफरेंस क्या होगा, कलांतर क्या होगा, इन सब टॉपिक्स के बारे में आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन टिल एंड तक बने रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने बच्चों देखा कि जिस सर्किट में केवल एक कैपेसिटर हो, केवल एक रेजिस्टेंस हो या केवल एक इंडक्टेंस हो, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो चैनल प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। मैं एक शॉर्ट रिकैप ज़रूर कर दूंगा। तो बच्चों हम लोग पीछे क्या बात किए थे कि अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस है, उसको अगर एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ दिया गया, इसको एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से अगर हम जोड़ दें और इसका हम मान लेते हैं कि V इक्वल्स टू बच्चों वोल्टेज क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी है, या E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी EMF है। तो बच्चों जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा इस सर्किट में, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट विल बी इन सेम फेज, विल बी इन सेम फेज मीन्स एक जैसी कला में होंगे, उनके बीच किसी तरह का कोई कलांतर नहीं होगा। दैट मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी इधर जा रहा है तो करंट भी आपका इसी डायरेक्शन में बनाया जाएगा। ये लाइन बच्चों वोल्टेज के लिए और ये लाइन आपके करंट के लिए है। ऐसी कंडीशन में बच्चों हमें पता है कि जो हमारा फाई की वैल्यू होती है वो क्या निकल आती है, 0 निकल आती है। और अगर हम निकालना चाहें आई की वैल्यू तो आई इज इक्वल टू बच्चों हम क्या लगा सकते हैं, V अपॉन आर। आई इज इक्वल टू V अपॉन आर के फॉर्मूले से हम आई को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे सर्किट्स में किसी तरह का कोई भी लैग बच्चों नहीं देखने को मिलता है। चलिए दूसरे सर्किट के बारे में बात कर लें। यहाँ तो आपको किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस या कलांतर नहीं मिला, लेकिन इसके बाद के सर्किट्स में फेज डिफरेंस या कलांतर जरूर होता है। चलिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज कर ले रहे हैं या इंडक्टर पहले यूज कर ले रहे हैं। इसको भी बच्चों एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ दिया गया। अब आप देखिए यहाँ पर फिर वही V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन ये देखा गया कि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो V और I के बीच में क्या फेज डिफरेंस है। तो ये देखा गया कि बच्चों यहाँ पर अगर वोल्टेज और करंट को देखें तो वोल्टेज हरदम फॉरवर्डेड रहता है। आप देखें ये आपका VL हो गया बच्चों यहाँ पर, और चूंकि करंट के साथ VR साथ में होगा। क्यों? क्योंकि ये मान लेते हैं बच्चों कि सॉरी इसको नहीं ड्रॉ करते अभी। यहाँ पर VR और I का तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, VR और I का तो हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट साथ साथ चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें VL की, तो VL में आप देखेंगे बच्चों वोल्टेज जो होगा वो 90 डिग्री से फॉरवर्डेड होगा। दैट मीन्स ये क्या है, VL। VL मीन्स वोल्टेज इन द इंडक्टर, या आप इसको कॉइल भी बोल सकते हैं। अब बच्चों अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या निकल के आएगा, tan फाई क्या निकल के आएगा, तो tan फाई बच्चों निकल के आएगा हमारा 90 डिग्री का। दैट मीन्स फाई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, π/2। फेज डिफरेंस हमारा π/2 हो जाएगा। और अगर यहाँ करंट की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू बच्चों, जैसे यहाँ हम लोगों ने V अपॉन आर लगाया है, यहाँ हमें V अपॉन XL यूज करना होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये प्रश्न आता है सामने कि ये एक्सल भाई साहब कौन है, ये कहाँ से टपक पड़े आके। यहाँ तो आर थे और नया नाम आ गया एक्सल। तो बच्चों इसको हमें जो कहना होगा वो इंडक्टिव रेजिस्टिविटी कहते हैं या रेजिस्टेंस कह सकते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको प्रेरकीय प्रतिघात के नाम से जानते हैं। इसको बच्चों क्या कहा जाता है, प्रेरकीय प्रतिघात।
एक्चुअल में हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I हो तो उन दोनों के रेशियो को V/I इक्वल्स टू बच्चों क्या बोला जाता है, R। तो रेजिस्टेंस तो बच्चों ऐसा तो नहीं कि कोई कॉइल बना दी आपने, कोई तारों के फेरे लगा के कोई कॉइल बना दी, उसमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होगा बच्चों। रेजिस्टेंस वहां पर भी होगा। रेजिस्टेंस जैसे यहाँ होता है उससे कुछ रेजिस्टेंस यहाँ कम होता है, तो दैट मीन्स करंट के फ्लो होने में यहाँ पर भी रुकावट लगती है, लेकिन उस रुकावट को, उस अवरोध को हम लोग यहाँ पर बच्चों रेजिस्टेंस ना कह के इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर जो एक्सेल आया है वो उसकी वैल्यू आपको याद रखनी होगी। एक्सेल की वैल्यू बच्चों आती है ओमेगा एल। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि व्हाट इज मीन बाय द ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू होगी एक्सेल इज इक्वल टू 2πfl। ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे आगे डेरिवेशंस में। अब हमारा तीसरा और फाइनल सर्किट बच्चों बचता है, और फाइनल सर्किट ऐसा होगा जिसमें केवल कैपेसिटेंस होगा। तो बच्चों अभी तो हम रिकैप पे चल रहे हैं, अभी तो मेन डेरिवेशन आया ही नहीं। हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, इसको चार्ज कर दिया गया एक अल्टरनेट करंट सोर्स से, और वो सोर्स क्या है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, या आप कहें तो ये एक विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी भी आप बोल सकते हो, इसको EMF भी बोल सकते हो। ऐसे सर्किट्स में ये देखा गया कि करंट तो बच्चों ऐसे करके चलता है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो लैग कर जाता है, यहाँ पर पीछे चल रहा है। देखिए तो ये हो गया VC और ये हो गया I। क्या फेज डिफरेंस मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको कलांतर देखने को मिल रहा कितने का, π/2। तो आप कह सकते हैं यहाँ फाई की वैल्यू बच्चों यहाँ भी क्या होगी, π/2। बस इतना याद रखना होगा कि यहाँ पर जो VL आपका निकला है वो V0 साइन ओमेगा टी है, तो I आपका बच्चों क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी, और क्या होगा पीछे तो क्या होगा, -5 होगा ऐसे केस में। और अगर हम इसके बात करें, इस केस की, जिस केस में आप ये देख रहे हो अभी, तो इस केस में अगर हम लिखें तो I इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दैट मीन्स करंट इस कंडीशन में देखिए फाई जो है ना इससे आगे चल रहा है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आगे पीछे का कैसे समझें, तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है, आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ा है कि हम लोग सर्कुलेटरी मोशन को ऐसे करके लेते हैं, इस तरह से ऐसे करके। तो जब आप ऐसे लेते हो दैट मीन्स ये आगे और ये पीछे है, तो यहाँ पर ये VL जो है ना वो इसे लैग करके कितना आगे चल रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आगे चलता है, और यहाँ देखिए इससे ये आगे चल रहा है 90 डिग्री। अब इसके लिए अगर हम बच्चों फाई निकालते हैं तो π/2 होगा, और यहाँ I की वैल्यू बच्चों होगी V/XC। अब बच्चों फिर एक क्वेश्चन पुटअप होता है, ये व्हाट इज मीन बाय द XC। तो XC को आप बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बच्चों बोला जाता है धारितीय प्रतिघात, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इसको बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोला जाता है। जैसे XL इज इक्वल टू आपने देखा ओमेगा एल, वैसे ही हमारा XC इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाता है 1/ωc, और ओमेगा की वैल्यू बच्चों पीछे भी यूज कर चुके हैं, क्या होती है 2πfc। सो मेन बच्चों इन तीनों में हमें यही समझना है, तीनों में मेन चीज़ आप बच्चों समझ लीजिए कि पहले में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, इसमें वोल्टेज आपका 90 डिग्री फॉरवर्डेड है और इसमें आपका करंट 90 डिग्री फॉरवर्डेड है। अगर इतनी सी बात आपको समझ आ गई है तो अब हम लोग जो डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऐसा सर्किट होगा जिसमें आपका बच्चों R भी होगा, एक R लगा होगा और एक L लगा होगा। अगर ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाए तो फिर बच्चों वहाँ क्या लैग देखने को मिलेगी उसका डेरिवेशन हम करेंगे। तब तक बच्चों छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक आप 3 उंगलियाँ डिस्प्ले पे रखना और एक खचा की आवाज़। तो जब तक बच्चों की आपकी 3 उंगलियां खिसकी और तब तक देखिए यहाँ जादू हो गया। तो बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब सर्किट में भाई दोनों लोग आने जा रहे हैं। अब आने जा रहे हैं ये छल्ले, ये चिगमिग रेजिस्टेंस, ये क्या है बच्चों गोले के अंदर बंद है, ये है करंट। और इस करंट का EMF बच्चों क्या है आपका V इक्वल्स टू कितना है V0 साइन ओमेगा टी। ये इसका बच्चों EMF है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब हम जब इसको V वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं तो हमें पता है, हमें नहीं पता है, आपको पता नहीं, हमें पता है
इसको वोल्टेज VL इसके सिरों पर एंड्स पे और इसके एंड्स पे बच्चों VR। क्या बढ़िया सा नाम है, खूबसूरत से नाम। VL और VR इनके एंड्स पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस आया, क्या EMF आया VL और यहाँ क्या EMF आया VR आया। अब बच्चों हमें पता ही है, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा इंडक्टेंस है। तो बच्चों यहाँ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, इंडक्टर की वैल्यू क्या है L है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों हमारी क्या है R है। प्रेरक L प्रेरकत्व है और R हमारा प्रतिरोध है। क्या बात है, हिंदी में भी देखिए। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें सोचना होता है। क्या सोचना होता है बच्चों, ये सोचना होता है कि जब करंट फ्लो होने लगा तो VR कहाँ पर है। तो VR कहते भैया हमें बिल्ले चलो ना अपने साथ, या जय वीरू की जोड़ी साथ में चलेगी। तो वीरू जो है ना वो जय के साथ चल दिए I और VR, पर VL को इसमें कुछ मजा ना आया। VL ने कहा कि नहीं भाई हम आपके साथ नहीं चलेंगे। तो ये VL जो है वो आपको पता है करंट से जो होता है वो 90 डिग्री बच्चों फॉरवर्डेड होता है। अभी 2 मिनट पहले हमने बताया आपको कि VL आपका करंट से 90 डिग्री चलता है। अब VL और VR को आप देखें तो दोनों के बीच में जो आपको फेज डिफरेंस जो कलांतर दिख रहा है वो आपको 90 डिग्री का दिख रहा है। किसके किसके बीच में, VL और VR के बीच में। अगर बच्चों हम वेक्टर एनालिसिस की बात करें तो वेक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर इसको हम सॉल्व करें, ये वैल्यू हो गई बच्चों V की। अब इस V को बच्चों हम क्या करते हैं, मिला के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, हमने ये मान लिया कि जो बच्चों टोटल रिजल्टेंट यहां पर आपको दिख रहा है, ये रिजल्टेंट दिख रहा है VR और ये दिख रहा है V और ये रिजल्टेंट V है और ये VR है। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, फाई है, ये मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये VL है तो इधर भी VL होगा, ठीक है ना, ये VL इधर भी VL होगा। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, अगर आपने वेक्टर एनालिसिस ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता होगा कि रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस विल फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम V स्क्वायर इक्वल्स टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। V स्क्वायर बच्चों हमें पता है, सिंस VR जो है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा IR, और VL बच्चों जो होता है वो होता है I, और R की जगह में याद है भी क्या बात की हम लोगों ने, XL। तो यहाँ VL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, VL इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू XL। अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, IR स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा IXL का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों का मैं होल स्क्वायर ओपन कर दूं बच्चों क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर XL स्क्वायर। फिर हमें दिखा I स्क्वायर यहाँ कॉमन, तो क्या बचा ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। I स्क्वायर इधर इंटू में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो का स्क्वायर लगा ले तो V अपॉन I इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। V अपॉन I यहाँ स्क्वायर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अंडरवुड में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर दिखा कि V अपॉन I इक्वल्स टू आ गया बच्चों अंडरवुड R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अगर ओम्स लॉ को हम पढ़ें तो हमें पता है कि वोल्टेज और करंट का जो यहाँ पर रेशियो है उसको बच्चों रुकावट कहते हैं, हमारी भाषा रुकावट कहती है इसको। तो ये इसका मतलब रुकावट है, लेकिन इस रुकावट को, इस अवरोध को हम बच्चों यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस क्यों नहीं बोल सकते, इसको रेजिस्टेंस कह सकते, इनको क्या कहें, तो दोनों का जोड़ के नया नाम निकालना पड़ा और वो नया नाम कहलाया, हम लिख सकते हैं वेयर V अपॉन I इज द क्या, इज द रुकावट। V अपॉन I इज द रुकावट इन सर्किट। तो जो V अपॉन I रुकावट आई है, जो ये अवरोध आया है, उसका नाम आया Z, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा।
ये नई बाधा है और इसका नाम है प्रतिबाधा। तो बच्चों जेड जो है वो नई चीज निकल के आई है, इम्पीडेंस, और ये जेड इसकी जगह में आया। किसकी जगह में आया? जेड आया है किसकी जगह में? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बहुत काम की चीज़ है बच्चों इम्पीडेंस। यहाँ पे आप चाहें तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, आर स्क्वायर और एक्सएल की जगह में क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एल का होल स्क्वायर। हम लोग एक्सएल की जगह में ओमेगा एल रख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसके पहले जब रिकैप कर रहे थे तब बताया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो करंट है, करंट मार रहा है, और ये मेन इसका रिजल्टेंट वोल्टेज है, उन दोनों के बीच का टोटल फेज डिफरेंस कितना आया है? 5। अब कहोगे ये कहाँ से आया? देखो आर और आई के बीच का तो कुछ नहीं है, आर और आई के बीच का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। इनके और इनके बीच का 90 डिग्री है। इनके वाले में ये करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं पैदा कर रहे हैं, और ये कितने का पैदा कर रहे हैं? ये पैदा कर रहे हैं 90 डिग्री का, ये 90 का, ये 0 का। तो हम जानना चाहते थे टोटल फेज डिफरेंस दोनों मिलकर कितना पैदा कर रहे हैं। आप कहोगे 90 कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। tan phi इक्वल्स टू बच्चों लगाएंगे VL अपॉन, आप इसमें VL ये हो गया और अपॉन में VR, VL अपॉन VR कर दिया। अब अभी हमने बताया कि VL बराबर होता है बच्चों IXL और VR बराबर क्या होता है बच्चों IR। ये X ना है भाई, R है। ये I क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। तो tan phi इक्वल्स टू क्या निकल आया? XL अपॉन R। अब अगर आप चाहें तो XL की जगह में वही पुराना राग रो रखते हैं कि XL की जगह में क्या पुट करा जा सकता है? ओमेगा एल या 2πfl भी पुट किया जा सकता है। तो बच्चों इसके दो केसेस की स्टडी मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि R की वैल्यू 0 हो जाए। आई दैया, R तो गायब हो गए यहाँ पे, तो R गायब हो गए तो हम कह सकते हैं tan phi इक्वल्स टू XL और R की जगह हम 0 और बटा में 0, तो क्या हो गया? इन्फिनिटवा। तो इन्फिनाइट कितने की वैल्यू होती है बच्चों? 90 की वैल्यू होती है। दैट मीन्स फाई कितना आ जाएगा हमारा? 90। मतलब इस सर्किट से अगर ये भाई साहब अपना छुटकारा ले ले, छुट्टी पे चले जाएं, कुछ दिन के लिए हॉलीडे पे चले जाएं, तो ये एल भाई साहब कहेंगे आप तो निकल लिए, बचे हम अकेले, और हम कितना फेज डिफरेंस पैदा कर देंगे? यहाँ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट कर देंगे। समझ आ रहा है बच्चों? नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ अगर अपने चैनल में एडिटिंग चाहिए तो वो बताओ। दैट मीन्स आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आपका अपना चैनल आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? tan phi इक्वल्स टू, हम अब क्या कर रहे हैं? L अगर 0 हो गया, VL 0 हो गया, हम ऐसा मान लें कि इसमें इंडक्टेंस बचा नहीं हमारा, XL 0 हो गया। XL चूंकि VL इज इक्वल टू IXL होता तो आप VL को भी बोल सकते हो 0। आप चाहे XL को 0 बोलो चाहे VL को 0 बोलो, सब बात ही एक है। तो tan phi इज इक्वल टू, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 अपॉन R। दैट मीन्स tan phi क्या हो जाएगा? 0। tan phi कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 0 डिग्री। तो बच्चा लोग phi कितना आ गया यहाँ पे? 0 डिग्री। मतलब अगर ये भाई साहब कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चले जाएं तो आर कहेंगे भैया हम काहे के लिए फेज डिफरेंस पैदा करेंगे, हम तो सीधे साधे नन्हे मुन्ने बच्चे, हम तो जय और वीरू की जोड़ी हैं, हम तो जहाँ जहाँ जाए बाले में हुआ जाए पूछ। ये कहावत है कुछ ऐसी, वो कहावत है सुई धागे की, जहाँ जाए बाले में या वहाँ जाए पूछ, और जहाँ जाए वोल्टेज हुआ जाए करंट। तो ये आपने कहावत सुनी है और ये डिफिनीशन भी आज सुन ली कि अगर रेजिस्टेंस केवल किसी सर्किट में लगा है तो उसमें पैदा होने वाला वोल्टेज डिफरेंट और उसमें चलने वाला करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। इन दोनों सिनेरियो से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों लोग पैदा हो गए 0 डिग्री लेके, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अभी कितना आपका रेजिस्टेंस आपको इन दोनों सर्किट में देखने को मिलेगा। तो भाई साहब ये तो फेज डिफरेंस ना पैदा करने वाले, ये कहते हैं मैं ना पैदा करने वाला फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कौन पैदा करेगा? ये एल भाई साहब पैदा करेंगे। और ये एल भाई साहब कितना पैदा कर रहे हैं भाई? बता तो चुके 90 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस पूरे एल और आर सर्किट में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 90 डिग्री का। अब आप वही पुराना सिस्टम, डिस्प्ले के ऊपर 3 उंगलियां रखिए, उनको नीचे तरफ प्यार से खिसकाइए, खचक की आवाज़, एक स्क्रीनशॉट आपके डिस्प्ले में, और तब तक एक वही पुराना जादू।
तो जादू का परिणाम आपके सामने है कि पूरी तरह से हम साफ कर चुके हैं, इसको गायब कर चुके हैं। अब एक न्यूमेरिकल पे आते हैं कि एक सर्किट में R = 10 ओम का दिया हुआ है और एक L भी दिया है हमें 0.8 हेनरी का, और कह रहे हैं इसमें जो EMF पैदा किया गया बच्चों, E पैदा किया गया है वो है 240 sin 300t। अब बच्चों क्वेश्चन से हमें निकालना क्या है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस बच्चों चाहिए, दैट मीन्स हमें जेड चाहिए। तो आपने पढ़ रखा था अभी 2 मिनट पहले कि जेड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, R² + XL²। तो हमें हमारी आंखें तो खुल गई कि यार तो हमारा ठीक चल रहा है भाई, 10 चल रहा है। ये एक्सेल वाले भाई साहब कहाँ से आएंगे, एक्सेल। तो बच्चों एक्सेल को सॉल्व करने का ये मेथड है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं नीचे वाले इक्वेशन को। किससे कंपेयर कर सकते हैं, E = E0 sin ωt। दैट मीन्स ओमेगा बच्चों यहाँ कितना निकला है हमारा 300। और अभी हमने बताया आपको एक्सेल = होता है ωL। दैट मीन्स एक्सेल और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स की ओमेगा की वैल्यू 300 और एल बच्चों हमारा कितना गिवन है 0.8। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 240 आ जाएगा। और चूंकि ये भी बच्चों एक तरह की रुकावट है और रुकावटों की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो 240 ओम इसकी वैल्यू निकल आई है। अब हमारे पास बच्चों देखिए एक्सेल भी आ गया जो नेसेसरी था हमारे लिए, और आर हमको क्वेश्चन में ही गिवन था। दैट मीन्स Z² क्या हो जाएगा, XL² + R²। एक्सेल की वैल्यू बच्चों कितनी रख दे, 240 का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या रख दे, 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 2 जीरो लग जाएंगे, और 10 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 57700 हो जाएगा, हो जाए ना, हो जाए। तो यहाँ Z², अब Z निकालेंगे तो इधर अंडर हो जाएगा 57700। अब बच्चों ये स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पे। अब आपके मन में आ रहा होगा ये स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो बच्चों चैनल प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए कि स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक इसी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। इसका स्क्वायर रूट बच्चों फास्ट कैलकुलेशन से आता है 242.2 ओम, 240.2 ओम। तो बच्चों ये 240.2 ओम हमारा इम्पिडेंस की वैल्यू निकल आती है। चलिए बच्चों इसको छाप लीजिए, तब तक हम अगले न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। सो गाइस अगले न्यूमेरिकल में अगर आप देखें तो इस तरह का एक फिगर बना दे रहे हैं हम। ये बच्चों दिया है यहाँ पे कि 240 वोल्ट बह रहा है और इसमें जो है वो एक 100 वोल्ट बह रहा है एक सोर्स से, और इसमें जो कह रहे हैं करंट बह रही है वो 2 एम्पियर की एक आभासी करंट बह रही है 2 एम्पियर की। अब बच्चों हमसे पूछा गया है कि ज़रा इसके बारे में बताइए, और कुछ नहीं दिया, बस यही दिया है हाँ, V = V0 sin ωt। ये ऐसे बना देते, कह रहे हैं बताओ कि इसका इम्पिडेंस Z क्या निकल के आएगा। तो बच्चों आपको पता है कि L के सिरों पे जो बहता है उसको VL बोलते, क्या आ जाएगा 240 वोल्ट आ जाएगा। और बच्चों जो R के फेज़ में होता है उसको क्या बोलते हैं 100 वोल्ट होता है। तो हम लोगों ने इनका नॉमेनक्लेचर में नाम रख दिया VL और VR। हमें पता है कि V² बच्चों क्या फॉर्मूला होगा, VR² + VL²। तो ये क्या हो जाएगा 240 होल स्क्वायर और प्लस 100²। 240 का बच्चों अभी बताया 57600, और इसका क्या हो जाएगा ये, तो बच्चों ये आ जाएगा 67600 V²। तो V² की बजाय इधर अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 67600। अब बच्चों आपको पता है कि इनका 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगा, इनका अंडर रूट क्या हो जाएगा 260। तो कितना हमारा वोल्टेज बच्चों इसमें रिजल्टेंट निकल के आया, V = 260 वोल्ट निकल आया। अब हमें Z फाइंड आउट करना था। तो बच्चों Z अगर फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि Z ये एक तरह की रुकावट है और रुकावट होती है V/I। तो यहाँ V आपको कितना दिख रहा है बच्चों 260 वोल्ट का दिख रहा है, और जो करंट है वो कितना है 2 एम्प का है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों Z की वैल्यू 130 ओम।
सो गाइस, इस तरह से हम लोगों ने एक सर्किट देखे आज, LR सर्किट के बारे में, उसका डेरिवेशन किए, कुछ हमने प्यारे प्यारे से 2-3 न्यूमेरिकल्स भी करें। अभी हम लोग इनके और न्यूमेरिकल्स की सीरीज लेके आएंगे। उन न्यूमेरिकल्स का जब वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, इसलिए बच्चों रेड बटन पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर वीडियो में कोई छोटी सी भी बात पसंद आई है या आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि चैनल पे आएं और वीडियोस को देखें। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर किसी सुधार की भी जरूरत है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।